नमस्कार। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अक्सर जहन में शक्तिशाली सम्राटों और विशाल साम्राज्यों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी दौर में भारत में ऐसी शासन व्यवस्थाएं भी थी जहां राजा चुना जाता था और सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि एक समूह या गण के हाथ में होती थी। आज हम इन्हीं प्राचीन भारतीय गणराज्यों की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ अध्ययन सामग्री है जो इन अनोखी व्यवस्थाओं पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि ये गणराज्य कैसे काम करते थे, उनकी क्या खासियतें थीं और प्राचीन भारत की राजनीतिक तस्वीर में उनका क्या महत्व था। ये केवल इतिहास के कुछ पन्ने नहीं बल्कि शासन और लोक भागीदारी के कह सकते हैं दिलचस्प प्रयोग हैं। तो चलिए इन स्रोतों से निकली जानकारी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें गणतंत्र शब्द के मतलब से लेकर वैदिक काल में इसके संकेतों तक ले जाते हैं। फिर महाभारत और बौद्ध काल में तो इसके ठोस प्रमाण मिलते ही हैं। और यहाँ तक कि उनकी आप कहेंगे तो हैरान करने वाली प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्थाओं तक भी हम देखेंगे कि जिसे आज हम लोकतंत्र या लोक भागीदारी कहते हैं, उसकी जड़ें भारत में कितनी गहरी और पुरानी हो सकती हैं। तो शुरुआत इसी शब्द गणतंत्र से करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गण प्लस तंत्र यानी लोगों का शासन, या यूं कहें कि समूह का शासन। स्रोत बताते हैं कि ये लैटिन शब्द रेस पब्लिका, जिससे रिपब्लिक शब्द बना, उसके भाव के काफी करीब है। मतलब भी वही, सार्वजनिक मामला या ऐसी व्यवस्था जहां राज्य का प्रमुख विरासत में ना मिले। हाँ, और इसी बुनियाद पर गणराज्यों के कुछ खास सिद्धांत टिके थे जो उन्हें राजतंत्रों से अलग करते थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य का मुखिया, जिसे अक्सर राजा ही कहा जाता था, वो चुना जाता था, विरासत में पद नहीं पाता था। दूसरा, किसी खास व्यक्ति या परिवार को जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार, प्रिविलेज जिसे कहते हैं, वो हासिल नहीं थे। तीसरा, कोशिश ये रहती थी कि अहम फैसले सर्वसम्मति से हों या कम से कम व्यापक बातचीत के बाद। और चौथा, माना जाता था कि अंतिम सत्ता या संप्रभुता जनता में या उस गण में ही है। ये सिद्धांत तो सुनने में काफी आधुनिक लगते हैं। ये विचार कितने पुराने हैं? क्या वैदिक काल, जो भारत के प्राचीनतम लिखित स्रोतों का दौर है, उसमें भी ऐसी व्यवस्थाओं के कोई संकेत मिलते हैं? दिलचस्प बात है कि यहाँ संकेत मिलते हैं। स्रोत बताते हैं कि ऋग्वेद जैसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी राजा का उल्लेख है, जिसे कभी-कभी जनता द्वारा निर्मित बताया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद में दो संस्थाओं, सभा और समिति का जिक्र आता है। इन्हें राज्य के शासन में अहम भूमिका निभाने वाली संस्थाएं माना जाता है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार राजा के चुनाव या उसके फैसलों पर इनका प्रभाव रहता था। एक और संस्था विधत का भी उल्लेख है, जो शायद सामाजिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर विचार विमर्श का एक मंच थी। अच्छा। हालांकि ये आधुनिक गणतंत्र नहीं थे, पर ये सामूहिक निर्णय और राजा की शक्ति पर कह सकते हैं एक अंकुश के शुरुआती संकेत जरूर देते हैं। मतलब ये विचार एकदम नए नहीं थे उस वक्त भी। और क्या बाद के दौर में इसके और पक्के सबूत मिलते हैं? बिल्कुल। महाभारत में खासकर शांति पर्व के 107वें अध्याय में गणराज्यों का स्पष्ट उल्लेख है। ये सिर्फ एक साहित्यिक जिक्र नहीं बल्कि उनकी कार्यप्रणाली, उनकी शक्तियों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा है। इससे पता चलता है कि ये व्यवस्थाएं सिर्फ छोटे-मोटे प्रयोग नहीं थी, बल्कि एक स्थापित राजनीतिक इकाई के तौर पर मौजूद थीं। हाँ, और बौद्ध और जैन ग्रंथों का क्या? सुना है उनमें भी गणराज्यों का काफी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, बौद्ध और जैन ग्रंथ तो गणराज्यों के बारे में जानकारी का खजाना है। अवदान शतक जैसे बौद्ध ग्रंथ और अन्य पाली साहित्य में कई गणराज्यों का, खासकर बुद्ध के समय के गणराज्यों का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ बताते हैं कि उस समय राजतंत्र और गणतंत्र दोनों तरह की व्यवस्थाएं साथ साथ फल फूल रही थीं। अच्छा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी, जो मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य और राजतंत्र पर केंद्रित है, दो तरह के राज्यों का जिक्र करता है, एक राजा के अधीन और दूसरा संघ या गण के अधीन। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में आदर्श राज्य के वर्णन में समता या बराबरी के सिद्धांत की बात आती है, जिसे कुछ लोग गणतांत्रिक भावना से जोड़ते हैं। एक जैन ग्रंथ अष्टांग सूत्र में तो गण राज्यों में जैन भिक्षुओं के प्रवेश को लेकर नियमों का उल्लेख है,
जो उनकी अपनी स्वायत्तता और नियम कानून होने का प्रमाण है। यानी राजतंत्रों के साथ साथ ये गणराज्य भी भारतीय राजनीतिक माहौल का एक अहम हिस्सा थे, खासकर महाजनपद काल में, है ना? वो कौन सा दौर था और तब कौन से प्रमुख गणराज्य थे? सही कहा, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय, जिसे महाजनपद काल कहते हैं, वो दौर था जब उत्तर भारत में कई बड़े और छोटे राज्य उभरे। ये एक तरह से राजनीतिक एकीकरण और विस्तार का समय था। इस दौर में हमें दोनों तरह की व्यवस्थाएं बहुत साफ नजर आती हैं। एक तरफ मगध, काशी, कोसल जैसे शक्तिशाली राजतंत्र थे जहां राजा का शासन था। ठीक है। तो दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण गणराज्य भी थे। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर थे वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी, आज के बिहार में, और मल्ल गणराज्य, जिनकी राजधानियां कुशीनारा और पावा थी, आज के उत्तर प्रदेश के देवरिया इलाके में। ये वो इलाके थे जहां शासन किसी एक राजा के बजाय चुने हुए प्रतिनिधियों या कह लीजिए कुलीन परिवारों के समूह द्वारा चलाया जाता था। वज्जी संघ का नाम बार बार आता है, इसकी क्या खासियत थी? ऐसा क्या था इसमें? वज्जी संघ दरअसल 8 कुलों या कबीलों का एक परिसंघ, एक तरह की कॉन्फेडरेसी था। इनमें लिच्छवी कुल सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध था और वैशाली उनकी राजधानी थी। ये काफी प्रभावशाली गणराज्य था, जिसका विस्तार उत्तरी बिहार से नेपाल की तराई तक था। अच्छा। कहा जाता है कि भगवान महावीर का जन्म यही लिच्छवियों में हुआ था और महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ काफी समय बिताया और लिच्छवियों की एकता और उनके सभा करने के तरीके की प्रशंसा भी की थी। और मल्ल गणराज्य, उनका क्या महत्व था? मल्ल गणराज्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बौद्ध और जैन इतिहास के लिए। इनकी 2 शाखाएं थीं, एक कुशीनारा में और दूसरी पावा में। महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था और भगवान महावीर का पावा में। अच्छा, दोनों का? हाँ, ये भी क्षत्रियों का एक गणराज्य था और कुछ परंपराएं इन्हें राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानती हैं। इनके अलावा क्या और भी गणराज्य थे जिनका जिक्र आता है? हाँ, कुछ और भी थे, जैसे शाक्य गणराज्य, राजधानी कपिलवस्तु, आज के नेपाल में। ये इसलिए खास है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। हाँ, ये तो पता है। ये भी क्षत्रियों का गण था और इनका अपने पड़ोसी कोलियों के साथ रोहिणी नदी के पानी को लेकर विवाद चलता रहता था। कोलिय गणराज्य, जहां से बुद्ध की मां महामाया थी, शाक्यों के पूर्व में था। फिर भग्ग गणराज्य सुमसुमार गिरी मिर्जापुर के पास, और विदेह गणराज्य यानी मिथिला जैसे राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि बुद्ध के समय तक विदेह का महत्व थोड़ा कम हो गया था और वो शायद वज्जी संघ का हिस्सा बन गया था। तो ये गणराज्य सिर्फ छोटे मोटे कबीलाई इलाके नहीं थे, बल्कि काफी व्यवस्थित और महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाइयां थीं। अब जरा इनकी शासन व्यवस्था के अंदर झांकते हैं। क्या इनमें भी कोई राजा होता था और फैसले कैसे लिए जाते थे? हाँ, राजा शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन इसका मतलब वैसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सम्राट नहीं था जैसा राजतंत्रों में होता था। अच्छा। यहाँ राजा अक्सर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता था जो कार्यकारी प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव हेड या अध्यक्ष चुना जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार इस प्रमुख का चुनाव एक कार्यकारी परिषद करती थी। उसकी मदद के लिए उपराजा यानी उपाध्यक्ष, सेनापति मतलब मिलिट्री कमांडर, भंडारागारिक यानी कोषाध्यक्ष जैसे अन्य अधिकारी भी होते थे। लेकिन असली ताकत कहाँ थी? क्या इन अधिकारियों के पास या कहीं और? असली शक्ति का केंद्र एक केंद्रीय सभा या परिषद होती थी, जिसे संस्थागार कहा जाता था। आप इसे आज की संसद या असेंबली जैसा समझ सकती हैं। यहीं पर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती थी और निर्णय लिए जाते थे। ये संस्थागार काम कैसे करता था? कौन लोग इसके सदस्य होते थे? क्या आम लोग भी? संस्थागार की सदस्यता अक्सर कुलीन परिवारों, खासकर क्षत्रिय कुलों के प्रमुखों तक सीमित होती थी। इन सदस्यों को भी सम्मान से राजा कहा जाता था, जिससे पता चलता है कि ये सत्ता में भागीदार थे। अच्छा, तो सदस्य भी राजा कहलाते थे। हाँ, एक तरह से सदस्यों की संख्या अलग अलग गणराज्यों में अलग अलग थी। जैसे वज्जी या लिच्छवी संस्थागार में हजारों सदस्य होने की बात कही जाती थी, जबकि शाक्यों में कुछ 100। ये दिखाता है कि ये बड़े निकाय होते थे। और फैसले कैसे होते थे? क्या बस बहस होती थी या वोटिंग वगैरह भी होती थी? यहीं पर यह व्यवस्था और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि संस्थागार का कामकाज काफी व्यवस्थित होता था। किसी प्रस्ताव पर बहस होती थी और फिर उस पर निर्णय लिया जाता था, अक्सर बहुमत से। बहुमत से? हाँ, और बाकायदा मतदान होता था।
इसके लिए शालाका नाम की रंगीन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ियों से कैसे? सदस्य अपनी पसंद के रंग की शालाका चुनते थे और शालाका ग्राहक नाम का एक अधिकारी इन वोटों को इकट्ठा करता और गिनता था। गुप्त मतदान जैसा। अलग अलग मतों के लिए छंद शब्द का भी प्रयोग होता था। यहां तक कि कोरम यानी न्यूनतम उपस्थिति, प्रस्ताव पेश करने के नियम और बहस के कायदे भी होते थे। कमाल है। किसी प्रस्ताव को पारित होने से पहले 3 बार दोहराने की प्रथा का भी उल्लेख है, शायद स्पष्टता और सहमति सुनिश्चित करने के लिए। लकड़ियों से गुप्त मतदान, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब आज की संसदीय प्रक्रियाओं के कई तत्व उस जमाने में मौजूद थे। इस संस्थागार के मुख्य काम क्या होते थे फिर? इसके काम बहुत महत्वपूर्ण थे। राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करना, जैसे सेनापति या कोषाध्यक्ष, बाहरी खतरों या संधियों पर निर्णय लेना, कानूनों या नियमों पर बहस करना और उन्हें पारित करना, और सबसे बढ़कर जो मामले बहुत विवादित हों या जिन पर स्थानीय स्तर पर फैसला ना हो पाए, उन पर अंतिम निर्णय देना। एक तरह से ये गणराज्य की नीतियों और दिशा को तय करने वाली सर्वोच्च संस्था थी। ये तो हुई शासन की बात, लेकिन किसी भी राज्य के लिए न्याय व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी होती है। क्या इन गणराज्यों की न्याय प्रणाली भी इतनी ही विकसित थी? हाँ, कम से कम वज्जी संघ के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उससे तो यही लगता है। बुद्धघोष की सुमंगल विलासिनी नाम की एक महत्वपूर्ण बौद्ध टीका है। उसमें वज्जी संघ की न्याय प्रक्रिया का काफी विस्तार से वर्णन है, जो उनकी न्याय प्रणाली की जटिलता और कह सकते हैं परिपक्वता को दर्शाता है। क्या प्रक्रिया थी वो? क्या खास था उसमें? सबसे खास बात यह थी कि एक मल्टी लेयर्ड व्यवस्था थी, मतलब कई स्तरों वाली। किसी आरोपी व्यक्ति को सजा देने से पहले उसका मामला कई चरणों या अधिकारियों से होकर गुजरता था। स्रोत करीब 8 स्तरों या न्यायाधीशों का उल्लेख करते हैं जिनसे एक मामला गुजरता था। 8 स्तर, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या था? क्यों थे इतने स्तर? इसका सबसे बड़ा मतलब था न्याय सुनिश्चित करना और किसी निर्दोष को सजा मिलने से बचाना। प्रक्रिया ऐसी थी कि अगर किसी भी स्तर पर बैठे अधिकारी या निकाय को लगता कि आरोपी निर्दोष है, तो उसे वहीं बरी कर दिया जाता था। अच्छा। उसे अगले स्तर पर नहीं भेजा जाता था, यानी हर स्तर पर बरी करने का अधिकार था। सजा तभी मिलती थी जब सभी 8 स्तर उसे दोषी पाते थे। वाओ, ये दिखाता है कि न्याय करते समय कितनी सावधानी बरती जाती थी। हाँ, बिल्कुल। अंतिम फैसला फिर राजा यानी प्रमुख का होता था। हालांकि गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड जैसे कठोर दंड का भी प्रावधान था। ये 8 स्तर कौन कौन से होते थे? क्या इसका कुछ अंदाजा है? क्या नाम थे इनके? स्रोत उनके नाम बताते हैं, हालांकि हर एक का सटीक काम क्या था इस पर थोड़ी अलग अलग राय हो सकती है। क्रम कुछ इस तरह था। पहला, विनिश्चय महामत्त, शायद प्रारंभिक जांच अधिकारी। फिर वो हारिक, मतलब व्यवहारिक या कानूनी मामलों के जानकार। फिर सूत्रधार, शायद नियमों या कानूनों के विशेषज्ञ। फिर अष्टकुलिका, संभवतः 8 कुलों का प्रतिनिधि निकाय जो सामाजिक पहलुओं को देखता होगा। इसके बाद सेनापति और उपराजा का स्तर आता था, और अंत में राजा यानी प्रमुख। बीच में भंडागारिक यानी कोषाध्यक्ष का भी उल्लेख है, जो शायद वित्तीय मामलों से जुड़े अपराध देखते हों। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हर नाम का आज हम सटीक अर्थ निकाल पाएं, बल्कि ये कि न्याय प्रक्रिया कितनी परतों से गुजरती थी, कितनी सावधानी बरती जाती थी। वाकई ये एक बहुत विस्तृत और विचारपूर्ण व्यवस्था लगती है, जहां गलत सजा से बचाने पर इतना जोर था। तो आज हमने देखा कि प्राचीन भारत सिर्फ राजा महाराजाओं का ही देश नहीं था। यहाँ ऐसी गणतंत्रीय व्यवस्थाएं भी थीं जहां चुने हुए प्रमुख होते थे, जहां सामूहिक निर्णय के लिए संस्थागार जैसी सभाएं थीं, जहां वोटिंग होती थी और जहां न्याय के लिए एक जटिल मगर कह सकते हैं सही प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जाती थी। निश्चित रूप से ये गणराज्य प्राचीन भारत में शासन के विविध प्रयोगों और राजनीतिक चिंतन की गहराई को दिखाते हैं। सभा, समिति, संस्थागार जैसी संस्थाएं और वज्जी संघ जैसी न्याय प्रक्रियाएं उस युग की असाधारण राजनीतिक समझ और संगठन क्षमता का प्रमाण है। ये दर्शाते हैं कि लोक भागीदारी और सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणाएं भारत में बहुत पहले से मौजूद थीं, भले ही उनका स्वरूप आज के लोकतंत्र जैसा ना रहा हो। और अब अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं इतनी विकसित और सफल थीं, तो आखिर क्या वजह रही होगी कि ये धीरे धीरे कमजोर पड़ गईं और ज्यादातर राजतंत्रों में बदल गईं या उन्हीं में मिल गईं?
क्या आंतरिक कलह, बाहरी आक्रमण या राजतंत्रों की सैन्य और आर्थिक शक्ति इसका कारण बनी? और क्या इन प्राचीन गणराज्यों के अनुभवों से, उनकी सफलताओं और उनकी विफलताओं से आज की हमारी शासन प्रणालियां कुछ सीख सकती हैं? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।